मेरी कहानी यानो से शुरू होती है। ये एक मूर्ख लड़का जो हर दिन स्कूल में एक नया घाव लेकर आता था। जब मैंने क्लास की सबसे मशहूर लड़की न्यू से सुरक्षित रखने का फैसला किया तो मैं उससे दिन रात प्यार करने लगी। कहानी तब शुरू हुई जब मैं क्लास मॉनिटर बनी और मुझे तालियों से नवाजा गया। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेई से पूछा कि क्या मैं उपयुक्त उम्मीदवार थी, और मेरी दोस्त ने खुलासा किया कि मुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि मैं बहुत भरोसेमंद हूँ, जिससे मेरा चेहरा लाल हो गया। अचानक एक दोस्त क्लास में देर से आने के लिए माफी मांगने आया। शिक्षक ने तुरंत कहा कि ये लड़का देर से आया है और पहले ही दिन घायल हो गया। फिर शिक्षक ने उस लड़के से खुद को सबके सामने पेश करने के लिए कहा और उसने खुलासा किया कि उसका नाम यानो है। उसके घावों को देखकर मैं इतनी हैरान रह गई कि मेरा मुंह खुला रह गया और मैंने यानो की सीट को अपने बगल में पहचाना। मैं मन ही मन हंसी, क्योंकि यानो का मतलब मजबूत लोग होते, हेंस पर कि ये लड़का पट्टियों में लिपटा हुआ था। एक हफ्ते तक उसे देखने के बाद मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से शिकायत की कि यानो को हर दिन एक नया घाव होता है। इससे मेई उत्सुक हो गई और सोचा कि मुझे उससे प्यार हो गया है। वास्तव में मुझे बस उसकी चिंता थी और समझ नहीं आ रहा था कि उसे हर दिन क्यों चोट लगती है। मैंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या ये घरेलू हिंसा है या उसे धमकाया जा रहा है। अंत में मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या वो भी यानो के बारे में चिंतित है। जवाब में मेई ने सुझाव दिया कि हमें स्कूल के बाद यानो से बात करनी चाहिए ताकि इन घावों का कारण पता चल सके। फिर जब यानो घर जा रहा था तो हमने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। मेई ने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि यानो सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन मैंने जवाब दिया कि यानो ने सिर्फ 10 कदम उठाए थे, इसलिए हमें और अधिक बारीकी से निगरानी करने की जरूरत है। मैंने मेई से ये भी कहा कि उसका स्कार्फ बहुत अजीब लग रहा था और मेई ने स्वीकार किया कि उसे ये ठीक से बांधना नहीं आता। जैसे ही मैं उसे सहारा देने के लिए मुड़ी, मेई ने यानो को ठोकर खाते देखा। उसे नीचे बैठे देखकर हमने सोचा कि उसके जूते का फीता खुल गया होगा, लेकिन जब वो उठा तो उसने अपना सिर एक पेड़ की शाखा से टकरा दिया। जैसे ही वो चलता रहा, वह एक पानी के पाइप से टकराया, फिर एक पोल से और फिर एक रोड साइन से टकराया। जबकि हमने डर के मारे उसे देखा या विश्वास करते हुए कि उसके माता पिता करीबी रिश्तेदार होंगे, इसलिए उसे इतनी चोटें आई होंगी। फिर मैं घर चली गई और खुद से पूछा कि यानो कितना मूर्ख है, जिससे मुझे चिंता हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो। अचानक मैंने एक लड़की को देखा जिसका सिर चोटिल था और जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लड़की ने बताया कि उसे पीछे से एक साइकिल ने टक्कर मार दी थी। मैंने फर्स्ट एड किट निकाली और कहा कि मेरे घर में छोटा बच्चा है, इसलिए मेरे पास ये है। बच्चे को पट्टी बांधने के बाद मैंने बच्ची के मां के आने तक उसकी प्रशंसा और एक मुस्कान प्राप्त की। जब वो बच्ची चली गई तो मैं वापस मुड़ा और देखा कि यानो के चेहरे पर कोई पट्टी नहीं थी। उसने खुलासा किया कि वो कांटेदार झाड़ी में फंस गया था। इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि मैंने खुद से पूछा कि क्या यानो ने मुझे उसका पीछा करते हुए देखा था, लेकिन फिर मैंने खुद को सांत्वना दी कि वो नहीं जान सकता था। आश्चर्यजनक रूप से यानो ने स्वीकार किया कि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने उसका पीछा किया और अब वो जानता है कि ये मैं था। जब मैंने माफी मांगी तो यानो ने मुझे सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, लेकिन पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। शर्मिंदा होकर मैंने स्वीकार किया कि क्योंकि हर दिन उसे नई चोटें लगती है, इसलिए मैं चिंतित था और उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद मुझे डर लगने लगा कि हर कोई मुझे एक बुराई कहेगा, तो यानो मुस्कुराया और मेरी चिंता के लिए मेरी प्रशंसा की। फिर उसने हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया, मुझे अकेला घूरता हुआ छोड़ दिया। घर लौटने और अपने छोटे भाइयों के लिए खाना पकाने के बावजूद मैं यानो से हुई मुलाकात को नहीं भूल सका। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस प्रशंसा से इतना आश्चर्यचकित हो गया था कि मेरी नाक से खून बहने लगा। अगली सुबह जब यानो ने मुझे बधाई दी तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, इससे पहले कि मुझे एहसास हो कि उसका दाहिना हाथ स्पोर्ट्स क्लास में फ्रैक्चर हो गया था। मैंने महसूस किया कि वो खेल में अच्छा नहीं था, लेकिन यानो हमेशा की तरह खुश था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो अक्सर घायल होता है तो यानो ने खुलासा किया कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है, भले ही वो बहुत अनाड़ी हो। अचानक मैंने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा था और उसे बताया, लेकिन यानो ने लापरवाही से कहा कि उसने रास्ते में एक चेतावनी संकेत को टक्कर मार दी थी। जब वो स्वास्थ्य कक्ष में पहुंचा तो मैं उसके साथ गया, लेकिन जब मैंने कुछ लड़कों को हमारी ओर दौड़ते और गलती से मुझसे टकराते देखा तो उन्होंने मुझे गिरने से पहले जल्दी से मुझे पकड़ लिया। छोड़ने के बाद उसने मुझे छूने के लिए माफी मांगी और खुलासा किया कि वो चोट लगने का आदी था, हालांकि वह कभी नहीं चाहता कि कोई उसके कारण घायल हो, जिससे मेरा चेहरा लाल हो गया। बाद में मैं माई के खेल के मैदान में गया और खुलासा किया कि मैं यानो के बारे में चिंतित था। माई ने मुझे सलाह दी कि मैं अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करूं, लेकिन मैंने स्वीकार किया कि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इसके जवाब में माई ने कहा कि मैं यानो पर क्रश हो गया था, जिससे मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया। अगले दिन यानो आया और मुझे बधाई दी। मुझे उसे ठीक देखकर बहुत खुशी हुई। पहली बार मैंने उसका पूरा चेहरा देखा जो अक्सर ढका रहता था। जब मैंने खुद को दिवास्वप्न देखते हुए पाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यानो की ओर गहराई से आकर्षित हो गया था, जिसने बाद में मुझे नींद से वंचित कर दिया। अगले दिन मैं थका हुआ स्कूल आया और मेई से कहा कि मुझे नहीं पता कि यानो से कैसे निपटना है। फिर मैंने देखा कि यानो देर से आया और चिंता करने लगा।
जब यानो अनुपस्थित था तो मैं उसे देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास उसका फोन नंबर या पता नहीं था। स्कूल के बाद मैं शिक्षक के कमरे में गया और गलती से श्री ओमिया को फोन पर यानो के बारे में बात करते हुए सुन लियाजी से एक ट्रक ने निशाना बनाया था। डरी हुई मैं अस्पताल भाग गई और पंजीकरण डेस्क पर समय पर पहुंच गई। वहां मैंने यानो को एक लाश की तरह देखा। जब हम बात कर रहे थे तो उसने मुझे आश्वस्त किया कि वो ट्रक से नहीं टकराया था, बल्कि उससे बचने के लिए एक दीवार से टकरा गया था। यानो ने तब घोषणा की कि वो अगले दिन स्कूल आएगा, जिसने मुझे बहुत खुश किया। जब मुझे पता चला कि उसने फिर से उस उंगली को चोट पहुंचाई है तो मैं थोड़ी देर के लिए खुश नहीं था, जबकि यानो ने महसूस किया कि मैंने उसे छोड़ दिया था जिसने उसे खुश किया। जल्द यानो और मैं इतने अंतरंग हो गए कि मुझे एहसास हुआ कि मैं एक परेशान करने वाली लड़की थी जो नहीं जानती थी कि कब चुप रहना है। दोपहर के भोजन के दौरान मैंने मेई से पूछा कि यानो को कैसे जीतना है। मेई ने कहा कि हम पहले से ही सबसे अच्छे दोस्त थे, हालांकि हमारे बीच अभी भी एक अदृश्य दीवार थी। अगले कुछ दिनों में मैंने यानो को बहुत करीब से दिखाया, महसूस करते हुए कि वो सभी के प्रति अच्छा था और अकेला रहना पसंद करता था। दिन के अंत में मैंने निष्कर्ष निकाला कि शायद यही कारण था कि हमारे बीच एक अंतर था। जब मेई के साथ घर जा रहा था तो मैंने यानो को चलते हुए देखा और मुझे उसकी बात याद आई कि उसे किसी को चोट पहुंचाना पसंद नहीं है। मुझे उसके उन शब्दों को कहते हुए उसका उदास चेहरा याद आया और मैंने तय किया कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। जब मेई सप्ताहांत में मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे बताया कि यानो जानबूझकर लोगों से बचता था क्योंकि उसे लगता था कि वो परेशान करने वाला है। मैं जानना चाहता था कि क्या उसे मदद करने का कोई तरीका है, तो मेरे छोटे भाई ने हर जगह तले हुए आलू गिरा दिए। उसे साफ करने के बाद मेई ने सुझाव दिया कि हम घर का बना कुकी बनाएं और कक्षा में खाएं, जिससे सभी स्वाभाविक रूप से इकट्ठा हो जाएंगे और मैं यानो को एक खाने के लिए आमंत्रित कर सकूंगा, जिससे उसकी दीवार टूट जाएगी। अगले दिन मुझे सही समय का इंतजार करते हुए मेई बुरी खबर के साथ लौटी कि उसकी कुकीज इतनी स्वादिष्ट थीं कि कक्षा के बाकी लोगों ने पूरा डिब्बा खा लिया था। दुखी होकर मैंने देखा कि यानो अपने काम में व्यस्त था और उसकी दीवार तोड़ने के लिए दृढ़ था। योजना 2 पर आगे बढ़ते हुए मैंने झूठ बोला कि मैं अपना पाठ्य पुस्तक घर पर भूल गई थी और यानो से मेरे करीब बैठने के लिए कहा। यानो सहमत है, लेकिन अंत में उसकी उंगली टूट जाती है। उसके बाद मैंने कई अन्य योजनाओं को आजमाया, लेकिन सभी का अंत यानो के घायल होने से हुआ। अंत में मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं दुखी था, यानो ने मुझे अकेला पाया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और वो जाने लगा तो मैंने उसका कोट पकड़कर माफी मांगी, लेकिन अंत में मैंने कोट फाड़ दिया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्यजनक रूप से यानो हंसा और कहा कि वो बहुत हैरान है। फिर भी मुझे बुरा लगा और मैंने कहा कि मैं भरपाई के लिए उससे बेहतर व्यवहार करूंगा। जब यानो ने मेरी विनती स्वीकार कर ली तो मैं उसे पट्टी बांधने से पहले एक टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि मुझे उसका दोस्त कैसे बनना चाहिए और कहा कि मैं उसे और अधिक मनोरंजक बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर ये सुनकर घबरा गया कि ये एक प्रेम प्रस्ताव जैसा लगता है। यानो ने शांति से खुलासा किया कि वो सिर्फ एक सामान्य छात्र जीवन चाहता है जहाँ वो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूम सके। उसने ये भी व्यक्त किया कि वो दोस्तों के साथ कैफे पार्क और कराओके बार जाना चाहता है, जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने मदद करने का वादा किया तो यानो ने कहा कि बिस्किट बहुत स्वादिष्ट थे, जिससे मुझे झटका लगा क्योंकि मुझे लगा कि उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं और यानो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आजकल थोड़े करीबी लग रहे हैं। इससे मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने कहा कि मैं सिर्फ यानो को एक सामान्य छात्र जीवन जीने में मदद करना चाहता हूँ। मेई ने पूछा कि सामान्य छात्र जीवन का क्या मतलब है और मैं खुद से पूछने लगी कि कौन सी गतिविधियां सामान्य मानी जाती हैं। तब यानो कक्षा में चेहरे पर पट्टी और कोट की जेब में कुछ फूलों के साथ दिखाई दिया। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उसे याद आया कि वो अभी अभी फूलों का गुलदस्ता लेकर किसी के पास से गुजरा था। एक फूल उसकी कोट की जेब में भी चला गया, इसलिए हम इस बात पर अचंभा कर रहे थे कि क्या किसी ने उसे जानबूझकर दिया था। जब मैंने उसे फूल पकड़े हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो एक प्यारा मूर्ख है, जिससे मेरा चेहरा लाल हो गया। यानो को लगा कि मैं फूलों के कारण घूर रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे वे दे दिए। मैंने अनिच्छा से उन्हें ले लिया और जब यानो अपनी सीट पर गया तो वो लड़खड़ा कर गिर गया। अपना दोपहर का भोजन फर्श पर फैला दिया। उसके बाद उसने तनाका सहित दोस्तों से कहा कि उसने कभी भी स्कूल में सफलतापूर्वक दोपहर का भोजन नहीं किया है, क्योंकि वो हर बार उसे गिरा देता था। तनाका ने बताया कि यानो हमेशा दोपहर के भोजन के समय गायब हो जाता है, इसलिए यानो ने उन्हें दिखाने का फैसला किया कि वह कहाँ जाता है। वह उन्हें एक अंधेरी और कम लोग वाली सीढ़ियों तक ले गया और समझाया कि वह यहाँ इसलिए आता है ताकि दूसरों को परेशान न करे। समूह ने वहीं पर भोजन करने के लिए सहमति दी ताकि वह यानो के साथ दोपहर का भोजन साझा कर सकें और महसूस कर सकें कि यानो भी आखिरकार अन्य लोगों की तरह सामान्य दोपहर का भोजन कर पाएगा। फिर उन्होंने महसूस किया कि सीढ़ियाँ बहुत अंधेरी हैं, इसलिए उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके रोशनी की। मैंने एक भूत की कहानी सुनने का सुहावाव दिया और तनाका उत्साह से स्टेज पर गया। इतना अनुरागी हो गया कि अनजाने में सीढ़ियों पर एक कचरे का डिब्बा गिर गया। जैसे हाँ, यानो ने ब्रेड का एक टुकड़ा काटकर मुंह में डाला, कचरे का डिब्बा यूएस पर जा गिरा और कचरा उसके सिर पर गिर गया। एक बार फिर उसके दोपहर के भोजन को बर्बाद कर दिया।
अपने अपराध बोध से प्रभावित होकर मैंने बाहर के मैदान में दोपहर का भोजन करने पर जोर दिया, जहां मुझे बागा विषय से भटका रहा था। यानो ने अन फूलों के बारे में पूछो जो उसने मुझे कल दिए थे, और मैंने चिंतित होकर कहा कि वे घर पर हैं। उसके बाद हमने दोपहर का भोजन किया और मैंने यानो से पूछो कि क्या उस समोसे पसंद है, क्योंकि उसने उस अंतिम तक बचाया था। उसी समय एक कौवा नीचे आया और उसके प्लेट से अंतिम टुकड़ा छीन लिया, एक बार फिर उसके दोपहर के भोजन को बर्बाद कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने समस्या को हल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने यानो के दोपहर के भोजन को बर्बाद कर दिया। जब मैं आखिरकार हार मान गया, यानो ने शांतापूर्वक मुझे मेरी कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि हमें एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें परेशान कर रहा था। मुझे जवाब देने से पहले उसने आगे कहा कि वह हमारे विश्राम का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल से वह अकेला भोजन करेगा, जिससे मेरी आंखों में आंसू ए गए। जब वह चला गया, मैंने जोर से चीख कर कहा कि कल मैं उसके लिए दोपहर का भोजन बनाऊंगा, इसलिए अगर वह हमारे साथ नहीं खाएगा तो ये व्यर्थ होगा। यानो ये सुनकर बहुत चकित हुआ और उसने फिर से हमारे साथ भोजन करने का फैसला किया। यस रथ, मैंने एक रसोई किताब खोली, एक स्वादिष्ट पकवान बनाने का संकल्प लिया। अगले दिन मैं सबके लिए एक सवारी सेदार भोजन लेकर गर्व से हाजिर हुआ। मैंने कहा कि मैंने लैम्प को भी ठीक करवाने के लिए कहा है, इसलिए अब हम यहाँ कभी भी ए सकते हैं। मैं चाहता था कि यानो सबसे पहले आजमाए, और जब उसने पहला निवाला खाया मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यानो ने मुझे बताया कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, जिससे मेरे को गर्व हुआ, और तनाका ने पूछो कि क्या वह आजमा सकता है। मैं तुरंत मुस्कुराया और मैंने तुरंत दूसरा निवाला लिया, क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसके बाद उसने बाकी बचा हुआ हिस्सा लिया और सीढ़ियों पर चढ़ गई, ताकि तनाका को यानो और मुझसे अलग किया जा सके। यानो को हंसते हुए देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो गया। जब तनाका ने उस पल को बर्बाद करने की कोशिश की तो मेई ने उसे बाहर धकेल दिया, जिससे वो कूड़ेदान में चला गया और यानो के सिर पर एक हास्यास्पद तस्वीर बना दी। यानो तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन जब वो उठा तो उसने आखिरी फ्राइज बचाए थे जो अभी भी ट्रे पर थे। फिर उसने आखिरकार उन्हें खा लिया और सभी उत्साहित हो गए जब उन्होंने उसे अपना पहला पूरा भोजन करते देखा। इसके बाद जब मैं उसके सिर पर पट्टी बांध रहा था तो उसने मदद के लिए सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे वास्तव में उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हाई स्कूल को बहुत अधिक खुशनुमा बना दिया था। इसके बाद मैं रुक गया, स्पष्ट रूप से कुछ कहने वाला था, लेकिन मैं आखिरी सेकंड में पीछे हट गया और इसके बजाय उससे हमारे साथ दोपहर का भोजन जारी रखने का अनुरोध किया। जैसे ही हमने शुरुआत किया, अचानक खून बहने लगा और होठों पर मुस्कान के साथ गिर गया। कक्षा में इन शिक्षक ने एक ड्राइंग गतिविधि की घोषणा की और मुझे यानो के साथ जोड़ा गया, जिसने मुझे बहुत उत्साहित कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने तैयारी शुरू की, हमारी ड्राइंग ईजल टूट गई, जिससे शिक्षक ने हमें एक अस्थायी डेस्क का उपयोग करने के लिए कहा। जैसे ही हमने तैयारी की, मैंने यानो के चेहरे को देखा और उसे इतना केंद्रित देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया। जब यानो ने सीधे मेरी आंखों में देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यानो ने तब कहा कि मेरी पलकें बहुत लंबी हैं, और मैंने अपना सिर डेस्क पर टिका दिया, या स्वीकार करते हुए कि किसी को पसंद करना वास्तव में थका देने वाला है। कक्षा खत्म होने के बाद मैं और तनाका ने हमें दिखाया कि हमने क्या बनाया था। मैंने अपना दिखाया और यानो का स्केच दिखाया, जो काफी सामान्य लग रहा था। लेकिन जब यानो ने अपना पन्ना पलटा तो हर कोई अवाक रह गया, क्योंकि चित्र एक वास्तविक तस्वीर की तरह लग रहा था। मैं अविश्वास में घूरता रहा, जबकि यानो ने झिझकते हुए मेरे स्केच की प्रशंसा किया, कहते हुए कि मैंने उसे भी बहुत अच्छे से चित्रित किया था। उसने कहा कि वो इसका एक चित्र लेना चाहता है और मैं भी। इसलिए हमने मेई से हम दोनों की एक तस्वीर लेने के लिए कहा। बाद में मैं चेंजिंग रूम में तस्वीर को देख रहा था, जब तक कि मेई ने मुझे खेल के कालांश शुरू होने की याद नहीं दिलाई। मैंने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और खेल के कमरे में दौड़ी, केवल ये देखने के लिए कि यानो को तुरंत गेंद से सीधे उसके चेहरे पर मारा गया। उसके तुरंत बाद हम जानते थे कि हमारे शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनुपस्थित थे, इसलिए पूरी कक्षा ने सॉफ्टबॉल खेलने का फैसला किया। हमने लॉटरी के माध्यम से 5 लोगों के दल बनाए, लेकिन मैं अपने बाकी दोस्तों से एक अलग टीम में था, जिससे मुझे दुख हुआ। मुझे चिंता थी कि अगर मैं वहाँ यानो को बचाने के लिए नहीं होता तो यानो को फिर से चोट लग सकती है। इसलिए मैंने प्रस्ताव दिया कि हमें टॉसअप करके तय करना चाहिए कि कौन पहले चलेगा। मेरी टीम के लिए उन्होंने हाशिबा को चुना, जो एक शक्तिशाली बेसबॉल स्टार था, और दूसरी टीम के लिए उन्होंने यानो को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फिट है। हर कोई यानो के लिए चिंतित था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि उस लड़के को फिर से चोट न लगे। लेकिन जैसे ही गेंद हवा में उठी, यानो ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, किसी को भी उम्मीद से ज्यादा ऊंचा उछलकर और सीधे हाशिबा के हाथों से गेंद छीन ली। मैं बहुत खुश था, हालांकि मैंने अपनी उत्तेजना को जल्दी से छिपा दिया ताकि कोई ये न जान सके कि मैं उस लड़के को किस हद तक पसंद करता हूँ। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मैंने देखा कि यानो पीछे खड़ा है और स्वीकार किया कि उस समय वो लड़का बहुत शानदार लग रहा था। फिर भी मुझे चिंता थी कि वो लड़का खुद को चोट पहुंचा सकता है। ठीक उसी समय मेई ने मुझे पीछे से विचलित कर दिया, और जब किसी ने मुझ पर गेंद फेंकी तो हाशिबा ने इसे पकड़ लिया और मुझे सावधान रहने के लिए कहा। मैंने उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद किया और स्वीकार किया कि अगर हाशिबा की जगह यानो होता तो मैं घबरा जाती। इसके बाद मैंने देखा कि यानो ने गेंद पकड़ी और उसकी टीम के साथी उसे उत्साहित कर रहे थे। उसने मेरी टीम की ओर गेंद फेंकी और ये मेरी टीम के एक साथी के पेट में लगी, जिससे मुझे झटका लगा।
जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा यानो को लगातार गेंद से चेहरे पर मारा गया, लेकिन फिर भी वो खेल में बना रहा क्योंकि चेहरे पर लगे हिट को एक पॉइंट नहीं गिना जाता था। इस बीच में यानो के सपने देखते हुए लगातार गेंद फेंक रही थी। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अब मेरी बारी थी कि मैं यानो पर गेंद फेंकूं। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ मैं जम गई, क्योंकि अब मुझे उस व्यक्ति पर हमला करना था जिसे मैंने बचाने का वादा किया था और इससे मैंने गलती से गेंद फेंक दी। इसके बाद हाशिबा की बारी आई जिसने यानो की ओर पूरी ताकत से गेंद फेंकी। यानो ने उसे रोका, लेकिन क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं सका मेरी टीम जीत गई। खेल के बाद मैं यानो को खेल चिकित्सा कक्ष में ले गई क्योंकि उसके चेहरे पर कई बार गेंद लगी थी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या वो जानबूझकर हारा था, और जब वो इनकार करने से पहले हिचकिचाया तो मुझे तुरंत पता चल गया कि उसने ऐसा किया था। उत्तेजित होकर मैंने उससे कहा कि वो आज सच में बहुत शानदार लग रहा था, जिससे वो शर्मा गया जब उसने स्वीकार किया कि ज्यादातर लोग उसे दयालु समझते हैं और मैं पहला व्यक्ति था जिसने उसे शानदार समझा। इसके बाद मुझे एक लड़का किसी लड़की पर फिदा हो गया क्योंकि उसने उसे किताबें ले जाने में मदद की, और ये महसूस किया कि यानो कभी भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब मैंने उसकी मदद की। मेरे प्रति अपनी भावनाओं के कारण जो उसे कभी नहीं मिले, गीमे घर चला गया, ज्यादा सोचने से बचने का फैसला किया और उसके साथ सामान्य व्यवहार किया। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर भटकता हुआ मिला और इसने मुझे महसूस कराया कि इस दुनिया में यानो जैसे कई लोग हैं। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक दीवार में फंस गया है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे बाहर निकालने में मदद की और उसने समझाया कि उसने एक संकरी जगह पर सामान गिरा दिया था और उसे वापस पाने की कोशिश करते समय फंस गया था। उसके जाने के बाद वह एक खंभे से टकरा गया और मैंने उसके साथ घर सुरक्षित पहुंचने के लिए जाने का फैसला किया। रास्ते में उस आदमी ने उल्लेख किया कि उसका बेटा मेरे साथ उसी स्कूल में पढ़ता है, और जब हम आखिरकार उसके घर पहुंचे तो मैंने यानो को अपने पीछे खड़ा पाया। पता चला कि जिस आदमी की मैंने मदद की थी वह यानो का पिता था और उसने मुझे घर आकर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। मैं तुरंत घबरा गया क्योंकि मैं उस घर में था जिसे मैं पसंद करता था, और जब यानो मेरे लिए चाय बनाने के लिए खड़ा हुआ तो वो मेज से टकरा गया और दीवार से जा टकराया। मैंने जल्दी से उसकी जांच करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने शांति से समझाया कि उनके घर के सभी कोनों को पैड किया गया है और वे हमेशा बैंडेज तैयार रखते हैं। जब मैं उसकी चोट की देखभाल कर रहा था, यानो के पिता ने पूछा कि क्या यानो ने हाल ही में उसे परेशान किया है, लेकिन मैंने यानो की कितनी अच्छी प्यारी और देखभाल करने वाली हाइस पर एक भाषण दिया। मैं अचानक जम गया क्योंकि मुझे लगा कि ये एक स्वीकारोक्ति की तरह लग रहा है, लेकिन यानो ने मुझे भ्रमित चेहरे के साथ देखा, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वो कितना भोला है, जबकि मुझे उसकी मासूमियत बहुत प्यारी लगी। इसने मुझे परेशान भी किया क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपनी भावनाओं को महसूस करे। तब यानो को अपनी माँ का सामान ले जाने में मदद करने के लिए एक संदेश मिला, इसलिए वह बाहर चला गया। मैंने कहा कि मैं भी वापस आ जाऊंगा, लेकिन यानो के पिता ने सीधे पूछा कि क्या मैं यानो को पसंद करता हूँ। उन्होंने इसे मेरे व्यवहार से बहुत स्पष्ट रूप से बताया और ये सुनकर उन्हें वास्तव में खुशी हुई कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति यानो को पसंद करता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पारिवारिक स्थिति के कारण यानो को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और अपना बचाव करना पड़ता है, जिसके कारण वो ये महसूस नहीं कर पाता जब कोई उसे पसंद करता है। इसके बाद उन्होंने मुझसे यानो के साथ लंबे समय तक रहने का आग्रह किया। थोड़ी देर बाद यानो एक कैंडी बार के साथ वापस आ गया जो उसने मेरे लिए खरीदी थी। जब उस आदमी ने कहा कि वो आभार व्यक्त करने के लिए है तो मुझे अंततः एहसास हुआ कि वो मेरे जज्बातों को ठुकरा नहीं रहा है, बल्कि अपने अनोखे तरीके से उनकी परवाह कर रहा है। जैसे ही मैं इस पल की गर्मी में डूबी हुई थी, अचानक दीवार से एक भयानक चित्र गिर गया। यानो ने लापरवाही से कहा कि ये उस आदमी का स्वचित्र था जिसने मुझे ये महसूस करके स्तब्ध कर दिया कि ये परिवार रहस्यों से भरा था। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं।